चलो, मैं आपके साथ आज जो लेट्स क्रैक सीए एग्जाम इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन की क्लासेस। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के लिए जो टॉपिक मैं आपके साथ बेटे कर रहा हूं डिस्कस, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर बेटे हम आपके लिए लेकर आए हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। और मैं अपना टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है तिलक राज जैन, TR जैन, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की क्लासेस। मैं आपको ये बता दूं बेटा, मैंने वेरियस लेवल पर सीए फाउंडेशन, सीए सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएशन क्लासेस पर मैं अकाउंटेंसी की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो है वो टीच कर चुका हूं। और मैं अब अन अकेडमी पर आपके लिए आया हूं सीए फाउंडेशन की क्लासेस को लेकर। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आया है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन क्लास को, जहाँ आपको मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगा और हर एक पॉइंट का डिटेल आप मेरे साथ अपना यहाँ इस चैनल पर हमारे अन अकेडमी पर पढ़ने वाले हैं। बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो ये अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है लेट्स करेक्ट सीए एग्जाम, इस चैनल पर हम आपको पूरा 100% सिलेबस सिर्फ यूट्यूब पर नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड। हमारा जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, आप इसको गूगल स्टोर, प्ले स्टोर से जाकर के या ऐप स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको हमारी कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारा जो ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप है बेटे, इस लर्निंग ऐप पर बहुत सारे एजुकेटर आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आते हैं। यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं जिनके लाइव सेशन आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन लाइव सेशंस में आप मेरे साथ, यहाँ मैं आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ा रहूंगा सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के लिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए हो सकता है। अगर आप हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप यूज करते हैं मेरा रेफरल कोड जिसका नाम है SP तिलक, SP तिलक रेफरल कोड अगर आप करते हैं यूज, तो बेटे आपको सब्सक्रिप्शन में मेरी तरफ से मिलता है 10% डिस्काउंट। तो आप जब भी सीए फाउंडेशन का अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लें तो आप SP तिलक कोड यूज करें, इसमें आपको 10% फीस में मिलता है डिस्काउंट। तो चलें फिर आज की क्लास को मैं आपके साथ करूंगा एक बार स्टार्ट। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आप अपनी नोटबुक में आप जो है बनाइए, जिसका नाम है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन क्लास का एक टॉपिक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानता हूँ, बट इसमें से ऑलमोस्ट केस में 3 to 5 मार्क्स का मटेरियल पेपर में निकल कर आने के चांस रहते हैं। इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन निकल कर आएंगे, दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी के एग्जाम पेपर में सीए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी के एग्जाम पेपर में सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के एग्जाम पेपर में मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक लेकर आऊंगा। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी का जो एग्जाम पेपर है हमारा, उसके लिए टॉपिक है। और मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मटेरियल इस टॉपिक को देखते हुए बनाया है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के लिए मैंने एक टॉपिक आपके लिए स्क्रीन पर रखा है, इशू ऑफ डिबेंचर। एक टॉपिक मैंने रखा है इशू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक बेटे आप बहुत आराम से कर सकते हैं।
और मैं आपको यहाँ बिल्कुल लाइन टू लाइन इसका थ्योरी करवाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन में इसका प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके चलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इशू ऑफ डिबेंचर ये आपका टॉपिक है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इन एडिशन। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ मीनिंग ऑफ डिबेंचर को लेकर कि डिबेंचर का क्या है मीनिंग। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं डिबेंचर का जो मीनिंग है वो क्या होगा। आप देखिए जरा, डिबेंचर का मीनिंग मैंने स्क्रीन पर आपके लिए रखा हुआ है। आप देखिएगा डिबेंचर का क्या मीनिंग है। आप देखिएगा डिबेंचर का जो मीनिंग मैंने स्क्रीन पर आपके लिए रखा है, इन एडिशन टू रेजिंग द कैपिटल बाय द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस में बोरो द मनी बाय डिबेंचर्स। मतलब अगर एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत है और कंपनी शेयर कैपिटल के अलावा मनी बोरो करना चाह रही है, तो भाई कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। बेटे, अगर आपकी कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया और स्मॉल यूनिट्स डिवाइड करके, तो उसे हम लोग नाम बोलते हैं डिबेंचर्स। देखो, मैं आपको लॉजिकली आज की क्लास करवाऊंगा। बेटे, एक कंपनी जो है, आप मेरी बात को समझिएगा, एक जो कंपनी है, अगर आप अपने शेयर इशू करते हैं, अगर आप अपने शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, अगर आप अपने शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो बेटे उसे हम लोग नाम देंगे शेयर कैपिटल का, उसे हम लोग नाम देंगे शेयर कैपिटल का। और जो पब्लिक आपके शेयर परचेज करेगी उन्हें हम लोग नाम दे देंगे शेयर होल्डर्स। और प्रैक्टिकली बताऊं तो जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वही लोग कंपनी के ओनर्स हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी की कैपिटल में करते हैं इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी की कैपिटल में करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो कंपनी में जिन लोगों का अमाउंट इन्वेस्टेड पड़ा है उसे हम लोग नाम दे देंगे शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का अमाउंट तो कंपनी में इन्वेस्ट हो गया, उसे हमने नाम दे दिया शेयर कैपिटल का। और जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उन्हें हमने नाम दे दिया शेयर होल्डर्स का। लेकिन बेटे, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कंपनी क्या करती है बेटे, शेयर होल्डर्स को जो शेयर इशू करती है उसके अलावा अगर कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म फिनांस एज अ लोन, कंपनी को लॉन्ग टर्म फिनांस चाहिए एज अ लोन, तो कंपनी इस लॉन्ग टर्म फिनांस को रेज करने के लिए या तो जाएगी बैंक के पास, कंपनी इस लॉन्ग टर्म फिनांस को रेज करने के लिए या तो जाएगी बैंक के पास या जाएगी किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। आप बोलेंगे सर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फंड्स का काम करता हो, लाइक LIC, लाइक UTI। ये वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक के साथ फंड्स के लिए काम करते हैं। तो बैंक या किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी जो है वो लोन ले सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा है और पब्लिक रिलेशन नहीं है। कंपनी को अगर लोन लेना है तो कंपनी के लिए लोन लेने का एक और बेहतरीन तरीका है, वो है इशू ऑफ डिबेंचर। लोन अगर लेना है तो बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्या करिए, कंपनी को लोन अगर लेना है तो इशू ऑफ डिबेंचर से आप जो लोन है वो ले सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, इस प्रोसेस से आप लोन ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या प्रोसेस है। भाई देखो, कंपनी जाएगी पब्लिक के पास, इशू ऑफ डिबेंचर के केस में कंपनी जाती है पब्लिक के पास और कंपनी ने जाकर के पब्लिक से बोला कि भाई हमें लोन की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने पब्लिक से ये बोला कि भाई हमें लोन की रिक्वायरमेंट है और जो लोन अमाउंट है, टोटल लोन अमाउंट है, टोटल लोन अमाउंट है
इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल यूनिट्स में, और एक सिंगल यूनिट जो आएगी, एक जो सिंगल यूनिट आएगी, उस सिंगल यूनिट को हम लोग नाम देंगे डिबेंचर का। डिबेंचर के आगे मैंने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सब लोगों को, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर में कंपनी जो है, इशू ऑफ डिबेंचर में कंपनी जो है पब्लिक से लोन लेती है, कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन लेती है, और लोन अमाउंट, जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। एक सिंगल यूनिट को बोला गया डिबेंचर। शेयर में भी ऐसा ही होता है, शेयर कैपिटल को हम स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड करेंगे और एक डिनोमिनेशन जो होती है उसे हम लोग नाम देते हैं शेयर। उसी तरह से डिबेंचर्स के केस में एक डिनोमिनेशन को हमने नाम दे देना है डिबेंचर्स का। अभी आप मेरी पूरी बात सुनते जाओ ध्यान से। क्या रहता है बेटे, ये सब तो हमारा हो गया। इतना काम करने के बाद स्मॉल डिनोमिनेशन में जो डिबेंचर्स होंगे, कंपनी डिबेंचर होल्डर को, जब कंपनी पब्लिक को इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करेगी, तो डिबेंचर को उसके बदले में पे किया जाएगा इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को उसके बदले में पे किया जाएगा इंटरेस्ट। मतलब अगर कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू करके फंड्स अगर रेज किए हैं, अगर कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं, तो भाई कंपनी उन फंड्स रेज करने के बदले में इंटरेस्ट पे करने वाली है डिबेंचर होल्डर्स को। ये बात आप मानकर चलिए। तो भाई अगर हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को फंड रेज करेंगे और उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस एक तरह के लोन का ही है। आप बोलेंगे सर इसमें कंपनी को बेनिफिट क्या है, इसमें कंपनी को क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें बेटा कंपनी को सबसे पहला बेनिफिट क्या रहता है, ये बेनिफिट सबसे पहले रहेगा कंपनी को कि कंपनी के एक पब्लिक रिलेशन बन जाएंगे। अगर हमने हमने डिबेंचर इशू किए तो कंपनी के एक पब्लिक रिलेशंस जो हैं वो बन जाएंगे। पब्लिक रिलेशंस बनने का मतलब कि कंपनी जो है वो पब्लिक के टच में आ जाएगी, पब्लिक रिलेशन बन जाएंगे। और अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली पे किया इंटरेस्ट, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड तक, ये कह लो आप, पर्टिकुलर पीरियड तक आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को देने वाले हो इंटरेस्ट, और एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी होगी, हम लोग डिबेंचर का कर देंगे रिडेम्पशन। पर्टिकुलर डेट पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पर्टिकुलर डेट पर हम कंपनी के डिबेंचर्स का कर देंगे रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पर्टिकुलर डेट पर हम कंपनी के डिबेंचर्स का कर देंगे रिडेम्पशन। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर अगर हमें लेकर चलना है, मैं आपको बता दूं, अगर ये सारा प्रोसीजर हमें लेकर चलना है, तो ये देखिएगा टोटल अमाउंट, आप सब लोग मेरी बात को समझिएगा, जो टोटल अमाउंट है डिवाइड करेंगे इसको स्मॉल पार्ट्स में, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक रिलेशन, आप मेरी बात को समझिएगा, पब्लिक रिलेशन बनेंगे। पर्टिकुलर पीरियड तक हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, पर्टिकुलर डेट पर हम उसका पेमेंट कर देंगे। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलिए, इतना सब करने के बाद ये तो हो गया हमारा डिबेंचर के केस में इशू एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन आप बोलेंगे, कुछ बच्चों को डाउट है सर ये रिडेम्पशन वर्ड आपने क्या लिख दिया, पेमेंट रिफंड टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट रिफंड टू डिबेंचर होल्डर्स। हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। उस प्रोसेस का नाम है बेटे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो पेमेंट हम डिबेंचर होल्डर को रिफंड करेंगे उस प्रोसेस का नाम है रिडेम्पशन। ये वाली बात पहले मेरे को बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या?
उस प्रोसेस को हम लोग नाम बोलेंगे रिडम्पशन। अब आप ये देखो जरा, मैं वापस से अगर मैं स्क्रीन पर चैप्टर को लेकर आता हूं, तो मैंने लिखा भी इन एडिशन टू रेज द फंड्स बाय द इशू ऑफ शेयर कंपनी रिक्वायर्ड टू फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस में बोरो द मनी बाय द डिबेंचर्स, ऐसा हमें बोला गया। इसमें लिखा गया द डिबेंचर issued by a company is usually in form of certificate। डिबेंचर जो होता है आमतौर पर सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है, गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है। अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। डिबेंचर एक तरह का रिटन एक्नॉलेजमेंट है। कंपनी आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगी जिसमें ये लिखेगी कि यस, हमने पब्लिक से अमाउंट किया है बोरो, टेकन बाय द कंपनी एज दे आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। जो कंपनी ने लिया लोन और कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट करेगी, तो मैं आपको बता दूं कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए कंपनी अंडर द सील ऑफ द कंपनी लोन इशू कर रेज करती है। इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं ये बेसिक प्रॉपर्टी बन जाएगी कंपनी की कि कंपनी ने जो लोन पब्लिक से लिया उसके बदले में एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे रही है, यूं कह लो रिटर्न में एक सर्टिफिकेट दे रही है। उस सर्टिफिकेट पर डिबेंचर होल्डर से लिए गए अमाउंट को मेंशन किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया गया, किस डेट को उसका रिडेम्पशन होगा वो मेंशन किया गया। ये सब बातें अपन ने डिबेंचर सर्टिफिकेट पर लिखा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो वहां एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डिबेंचर होल्डर के पास होगा, जो ये एक तरह का लीगल प्रूफ होगा कि हमने जो है वो कंपनी ने जो है वो पब्लिक से इंटरेस्ट पर जो है वो लोन टेक ओवर किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इसी बात को मैंने, आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे, इसी बात को मैंने, ये देखो मीनिंग एंड नेचर ऑफ डिबेंचर, इसी बात को मैंने यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकली आपको डिफाइन किया हुआ है कि क्या मीनिंग है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब बातें ये पढ़ने वाली बातें ये हो जाएगा, बट हमें यहाँ इसको इम्पोर्टेंट टिक करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए मैं आपको ये भी बता दूं ये जो टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ 3 to 5 मार्क्स, ये थ्योरी का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और ऑलमोस्ट केस में बेटा हमने जो देखा है पास्ट एक्सपीरियंस में कि एग्जामिनर इन चैप्टर से ऑलमोस्ट केस में थ्योरी के ही क्वेश्चन जो है वो निकाल कर चलता है। तो बेटे अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, आपको मेरे को ये बताना है कि कंपनी के शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ मैंने एक तो बेस बना लिया, फिर मैंने शेयर को रखा है, फिर मैंने डिबेंचर को रखा है। डिफरेंस का पहला बेस जो था कैपिटल वर्सेस लोन, आप देखेंगे डिफरेंस का पहला बेस मैंने बताया कैपिटल वर्सेस लोन। इस बात का मतलब ये है कैपिटल वर्सेस लोन का मतलब कि भी शेयर कैपिटल और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं जो शेयर है, शेयर इज पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल, शेयर जो होता है वो ओनर कैपिटल का पार्ट होता है। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल लोन, जबकि डिबेंचर जो है वो एक तरह का लोन होता है। कैपिटल शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं शेयर जो है वो एक तरह का कैपिटल अमाउंट है, जबकि डिबेंचर जो है वो एक तरह का बेटे क्या होता है, लोन। नंबर 2, रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि भाई अगर आप शेयर होल्डर हैं और अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं तो आपको रिवार्ड क्या मिलेगा। बेटे अगर आपने कंपनी में अमाउंट किया है इन्वेस्ट, यानी कि अगर आप हैं कंपनी के शेयर होल्डर, तो आपको उसके रिवार्ड में मिलता है डिविडेंड। मतलब जो अमाउंट आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसके बदले में कंपनी से आपको मिलेगा डिविडेंड। जबकि जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स को रिवार्ड में मिलता है इंटरेस्ट। रिवार्ड की अगर बात करें, रिवार्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ डिविडेंड, शेयर होल्डर को मिलता है बेटा डिविडेंड। और रिवार्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को रिवार्ड में मिलता है इंटरेस्ट। ये बात आप मानकर चलिए। इसके अलावा बेटे फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कि क्या
इंटरेस्ट के रेट और डिविडेंड के रेट में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो बेटे मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो जनरली फिक्स होता है, बट इक्विटी वालों का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है। अब मैं आपको ये बात ऐसे लिख सकता हूं, the rate of dividend may be vary from year to year depending upon the profit decision of directors and members। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके डिसीजन के बिहाफ पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। ये वाली बात आप मानकर चलिए, शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो ईयर टू ईयर, आपका जो शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड का अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिबेंचर के ऊपर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिबेंचर कैरिंग द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तो डिबेंचर को हमने फ्लोटिंग रेट दिया है फिर तो डिबेंचर के रेट में चेंज आ सकता है, बट अदरवाइज डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा। अदरवाइज कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करेगी वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो आमतौर पर फिक्स रहता है। तो डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आमतौर पर फिक्स रहेगा, जबकि अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है उसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकता है, ये बात आप मानकर चलिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, तो मैंने लिखा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड दिस कैन नॉट बी मेड इफ देयर इज नो प्रॉफिट। मतलब ये कि शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड एप्रोप्रिएशन होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट चार्ज होता है। इस बात का मतलब ये कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर हमने देना है डिविडेंड, तो बेटा डिविडेंड का अमाउंट कंपनी तभी देगी जब शेयर होल्डर्स को होगा, कंपनी को होगा फायदा, प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो याद रखिएगा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किसी तरह का कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। लेकिन अगर हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है इंटरेस्ट, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड इट इज मेड इवन देयर इज अ नो प्रॉफिट। मतलब अगर चाहे प्रॉफिट हो अगर चाहे लॉस हो, डिबेंचर होल्डर को तो हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो डिविडेंड का पेमेंट बेटा तभी होता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर कंपनी को लॉस हो रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें पे नहीं करना होता, ये वाली बात, रेट ऑफ डिविडेंड हमें पे नहीं करना होता, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, यहां देखिएगा, इसके बाद कॉमन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। कॉमन डिफरेंस में प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्रेफरेंस वालों का तो कम्युलेटिव भी हो सकता है, आपने बताया था शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में, और अभी आप ये कह रहे हो कि सर डिविडेंड नहीं देना होगा। भाई मैंने ये बोला है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होंगे तभी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, लॉस के केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट तो चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, तो भाई मैं आपको बता दूं कंपनी क्या करती है, प्रायोरिटी के बेस पर अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड को प्रायोरिटी नहीं है, पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा बाद में डिविडेंड का पेमेंट होगा। मतलब क्योंकि पहले पेमेंट होता है चार्ज का, बाद में होते हैं एप्रोप्रिएशन। तो भाई अगर बात होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर तो पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा बाद में डिविडेंड का नंबर आएगा, ये वाली बात आपको मानकर चलनी है। तो यहाँ जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड, तो पहले आपको पेमेंट किसका करना है भाई, पहले आपको पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, बाद में आपको पेमेंट करना है डिविडेंड का। तो ये देखिएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट गेट द प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब पहले पेमेंट किसका होगा, इंटरेस्ट का होगा। और अगर यहाँ बात करें पेमेंट ऑफ डिविडेंड गेट्स नो प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये डिविडेंड वालों को प्रायोरिटी नहीं है, पहले इंटरेस्ट वालों की प्रायोरिटी है, बाद में पेमेंट किसका होगा बेटे, शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का होगा।
चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंड अप, मतलब ये अगर मान लीजिए कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, याद रखिएगा, अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो वाइंड अप के टाइम पर शेयर होल्डर्स भी हैं और डिबेंचर होल्डर्स भी हैं, तो पहले पेमेंट किसका होगा, तो मैं आपको याद करा दूं, पहले जो पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की पेमेंट से पहले हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट का, मतलब डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी बाद में, शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी पहले। ये वाली बात आप उल्टा बोल गया, डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी पहले, शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी बाद में। यहां देखिएगा पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। वापस से समझिए, अगर कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं, कंपनी में डिबेंचर होल्डर भी हैं, पहले किसका पेमेंट होगा, तो भाई साहब जो चार्ज वाले लोग हैं जिन्होंने लोन दे रखा है पहले उनका पेमेंट होगा। इसका मतलब पहले पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर्स का, बाद में पेमेंट का नंबर आएगा शेयर होल्डर्स का। यहाँ चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन की बात है, पहले चार्ज वालों का पेमेंट होता है, बाद में एप्रोप्रिएशन वालों का पेमेंट होता है। ये वाली बात आपको मानकर चलनी है। तो चलिए, इतना काम करने के बाद अगर मैं आगे बढ़ता चलूं आपके साथ तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन के बाद अगला जो पॉइंट है सिक्योर्ड बाय द चार्ज। मैं आपको बता दूं डिबेंचर में और शेयर्स में कौन सिक्योर्ड है कौन अनसिक्योर्ड है, तो मैं आपको बता दूं डिबेंचर्स का अमाउंट सिक्योर्ड होता है और शेयर होल्डर्स का अमाउंट अनसिक्योर्ड होता है। उसका एक कारण क्या है बेटा, कि अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, सबसे पहला पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स का होगा, सबसे लास्ट वाला पेमेंट शेयर होल्डर्स का होगा। तो अगर शेयर होल्डर्स को तब पेमेंट मिलेगा जब सबको निपटाने के बाद, अगर कंपनी में कुछ बचेगा तो हम शेयर होल्डर्स को देंगे, अदरवाइज डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा पहले, शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा बाद में। ये वाली बात आप मेरे साथ मानकर चलिएगा बेटा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन फॉर इश्यू ऑफ डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट की बात करें, ये सेक्शन बदल गया, इसको हटा दीजिएगा। ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, अगर हम लोग बात करें सर्टेन रिस्ट्रिक्शन फॉर इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर एट डिस्काउंट, तो याद रखिएगा डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करने को लेकर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन शेयर्स को अगर आप डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक कंपनी अपने डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, ऐसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डिबेंचर के केस में और शेयर के केस में वोटिंग राइट्स की, तो भाई मैं आपको बता दूं कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होंगे, लेकिन कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके पास बेटे वोटिंग राइट नहीं होते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है जनरली शेयर होल्डर्स जनरली इंजॉय द वोटिंग राइट, बट अगर बात करें डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट देयर इन द क्लास मीटिंग। मतलब डिबेंचर होल्डर के पास स्पेशल केस में तो कुछ वोटिंग राइट आएंगे जनरली क्लास मीटिंग में, इसके अलावा किसी तरह के कोई वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होते हैं। जनरली शेयर होल्डर के पास ही वोटिंग राइट होंगे। इसके अलावा कन्वर्टेबिलिटी, अगर बात की जाए कन्वर्टेबिलिटी की, तो इक्विटी शेयर कैन नेवर टू बी कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसी दूसरी यूनिट में, लेकिन अगर आप बात करेंगे डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेबल, डिबेंचर जो है वो कन्वर्टेबल है, डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर जो है उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये वाली बात मैंने आपको बता दी बेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट नेचर। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं आपको यहां बता दूं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात पहले नंबर पर है सिक्योरिटी के बिहाफ पर, हम लोग बात करेंगे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर की। कन्वर्टेबिलिटी के बिहाफ पर
कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इसके अलावा परमानेंस के बिहाफ पर, नेगोशिएबिलिटी के बिहाफ पर और प्रायोरिटी के बिहाफ पर मैं डिबेंचर्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आपके साथ बनाऊंगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिबेंचर्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो डिबेंचर्स की हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर है सिक्योर्ड डिबेंचर और एक हमारे पास है अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। बेटे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं सिक्योर्ड वो डिबेंचर हैं जिनके बदले में कंपनी ने कोई फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज किया हुआ है। मतलब कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर एसेट, कंपनी ने एक कोई पर्टिकुलर एसेट या एक एसेट्स का ग्रुप एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर के लिए रखा हुआ है। अब ये देखिएगा, दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज अपॉन द सम और ऑल ऑफ द कंपनी। मतलब ये कि सिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी की एसेट्स के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड होंगे और कंपनी की एसेट्स को कल को अगर मान लो कंपनी वाइंड अप हो जाए तो कंपनी की एसेट्स को सेल करके सबसे पहले सिक्योर्ड वाले डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा, ऐसा माना गया। और एक है अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। बेटे अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर वो हैं, these debentures are not these debentures are not secured by the charge upon the assets and company may merely promise to pay interest on the due date and repay the amount due on the maturity date. These type of debenture are very risky from the view of investor. मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। कंपनी सिक्योर्ड वालों की पेमेंट पहले करती है, अनसिक्योर्ड वालों की पेमेंट कंपनी बाद में करेगी, ये बात मानकर चलेगा। इसलिए जनरली कंपनी में जो इन्वेस्टर होगा वो सिक्योर्ड डिबेंचर परचेज करना चाहेगा ताकि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो आपका सेफ रहे। तो कंपनी के दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। दो तरह के कंपनी के आपके डिबेंचर जो है वो हो सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझ के चलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो बेटे यहाँ टाइप हो सकती है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। मतलब ये कि डिबेंचर होल्डर दो और तरह के हो सकते हैं, एक कन्वर्टेबल और दूसरे हो सकते हैं बेटे नॉन कन्वर्टेबल। आप बोलेंगे सर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल का डिफरेंस क्या है, तो भाई दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल जो होंगे, दीज डिबेंचर्स आर विच आर कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स आइदर एट द इशू एट पार एट प्रीमियम और डिस्काउंट। मतलब ये कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो उन लोगों के पास एक राइट रहता है। क्या राइट रहता है कि वो कंपनी के डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लें किसी दूसरी यूनिट में। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो हैं उनको हम एक ऑप्शन दे देंगे कि भाई आप अगर चाहें तो अपने डिबेंचर किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। एक होंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बेटे नॉन कन्वर्टेबल वो हैं जिनके पास कन्वर्ट करवाने का राइट नहीं होगा। तो जो कन्वर्टेबल हैं उनके पास कन्वर्ट करवाने का राइट होता है, जो नॉन कन्वर्टेबल हैं उनके पास कन्वर्ट करवाने का राइट नहीं होता है। तो ये होंगे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये वाली बात आप सब लोग समझ के चलो। उसके बाद मैं अगर बात करूं ऑन द बिहाफ ऑफ परमानेंस, तो भाई परमानेंस के बिहाफ पर डिबेंचर्स के जो टाइप्स हैं वो होंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होंगे बेटे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। एक होंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होंगे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका रिडम्पशन कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कर देगी और आपको पहले से डिक्लेयर डेट होगी। मतलब रिडीमेबल डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा ये हम उनको एट द टाइम ऑफ इशू ही बता देंगे कि जिस दिन हमने आपको डिबेंचर इशू किए थे हम उसी दिन आपको ये बता देंगे कि कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स का कल को करती है रिडम्पशन, कब करेगी, कितने अमाउंट का रिडम्पशन करेगी, वो पहले से डिक्लेयर्ड होगा। उसे हम लोग नाम देंगे रिडीमेबल डिबेंचर। एक होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। बेटे इरिडीमेबल डिबेंचर वो हैं, दीज डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। इरिडीमेबल डिबेंचर वो हैं जिनका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रिडेम्पशन आमतौर पर जनरली ना करे और इन डिबेंचर को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन
ही कंपनी जो है वो जनरली रिडेम्पशन करती है, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। आप मेरे को ये बताओ, दो तरह के डिबेंचर्स मैंने आपको बता दिए, एक मैंने बता दिए रिडीमेबल डिबेंचर्स, एक मैंने आपको बता दिए इरिडीमेबल डिबेंचर। दो तरह के डिबेंचर मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा नेगोशिएबिलिटी के बिहाफ पर, तो भाई यहाँ एक हो सकते हैं रजिस्टर्ड और एक हो सकते हैं बियरर डिबेंचर। एक हो सकते हैं रजिस्टर्ड और एक हो सकते हैं बियरर। आप बोलेंगे सर रजिस्टर्ड में और बियरर में क्या डिफरेंस होता है? तो भाई रजिस्टर्ड डिबेंचर जो होता है बेसिकली उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगा। कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर है बेसिकली उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, अगर कल को कंपनी का डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर अगर करना चाहता है, मैं आपको बता दूं अगर आप अपने डिबेंचर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको जो है कंपनी के, सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्टर्ड में आपका नाम चेंज करवाना पड़ेगा। जिस पार्टी को आप अपने डिबेंचर सेल करोगे उसका नाम रजिस्टर्ड होगा और आपका नाम रिकॉर्ड से हट जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर का ये बेनिफिट होता है बेटे, अगर आपको कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए और कल को आपके वो डिबेंचर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाते हैं तो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो नाम मात्र कागज के बराबर है, क्योंकि कंपनी में रजिस्टर्ड पर्सन आप हैं, कंपनी सारी पेमेंट आपको देगी। अगर आपके डिबेंचर रजिस्टर्ड है तो कंपनी रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को सारी पेमेंट देने वाली है, ये बात आप मानकर चलिएगा। अगर आपका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड है और आप अगर उनको सेल करेंगे तो आपको सबसे पहले कंपनी के रिकॉर्ड से आपको अपना नाम चेंज करवा के उस पर्सन के नाम आपके डिबेंचर ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे जिसको आप डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हो, ये बात आप मानकर चलिएगा। लेकिन अगर आपके डिबेंचर हैं बियरर डिबेंचर, नंबर 2 आपके डिबेंचर हैं बियरर डिबेंचर, तो मैं आपको बता दूं बियरर डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है। बियरर डिबेंचर के केस में डिबेंचर सर्टिफिकेट आप फ्रीली किसी को भी इशू कर सकते हैं। बियरर डिबेंचर के केस में क्या होगा, दीज डिबेंचर आर ट्रांसफर बाय द डिलीवरी, मतलब जैसे ही आपने डिबेंचर की डिलीवरी किसी को दे दी वो डिबेंचर आपके ट्रांसफर मान लिए जाएंगे। दीज डिबेंचर आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर। मतलब अगर मैं बोलूं, आप बोलेंगे सर बियरर का मतलब समझ में नहीं आया, तो भाई मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो बियरर डिबेंचर एक 100 रुपए के नोट की तरह है। आपकी जेब में तो आपका है, मेरी जेब में तो मेरा है, किसी तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो बियरर डिबेंचर जो होते हैं वो कुछ इसी तरह से हैं, उनमें किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब बियरर डिबेंचर अगर आपने किसी को कर दिए ट्रांसफर, तो मैं आपको बता दूं बियरर डिबेंचर के केस में अगर आपके डिबेंचर चोरी हो गए, लॉस हो गए और किसी दूसरे पर्सन के पास उसके डिबेंचर सर्टिफिकेट होंगे तो कंपनी उसी पर्सन को पेमेंट दे देगी जिस पर्सन के पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होंगे। तो बियरर डिबेंचर का लॉस क्या है कि भाई अगर आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाते हैं और किसी दूसरे पर्सन के हाथ में आ गए तो वो डिबेंचर उस पर्सन के मान लिए जाएंगे, जबकि रजिस्टर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो बियरर के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आपको अगेन एंड अगेन कंपनी के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन नाम चेंज नहीं करने की जरूरत, आप किसी भी पर्सन को इजीली अपने डिबेंचर जो है वो आप इशू कर सकते हैं, फ्री माइंड होकर के आप कर सकते हैं ट्रांसफर, किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर में प्रायोरिटी के बेस पर फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज भी हो सकते हैं। कंपनी इनकी भी मॉर्गेज की भी लिस्ट बना सकती है, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज की, पहले फर्स्ट मॉर्गेज की पेमेंट होगी बाद में सेकंड मॉर्गेज वालों की पेमेंट होगी। ये भी कंपनी जो है वो एक तरह की कैटेगरी बना के चल सकती है। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आपको क्लियर है क्या? अब मैं आपके साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करवाते आ रहा हूं। मैंने यहाँ देखिए स्क्रीन पर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज वाले ये जो डिबेंचर्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया, ये आप बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब बात करूंगा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, अगर कंपनी अपने डिबेंचर कैश में इशू करती है या जैसे भी इशू करेगी तो उसमें
क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये सब बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहली बात कंसीडरेशन। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर में बी इशू फॉर कैश और फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। एक कंपनी अपने डिबेंचर कैश में इशू कर सकती है और अदर देन कैश भी इशू कर सकती है। अ कंपनी में बी इशू डिबेंचर इन कैश और अदर देन कैश। इशू प्राइस की अगर बात करूं तो इशू प्राइस मींस प्राइस एट विच डिबेंचर आर इशूड। इशू प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस प्राइस पर कंपनी अपने डिबेंचर करती है इशू। तो यहां मैं बता दूं, इशू ऑफ डिबेंचर ये एट पार हो सकता है, ये एट प्रीमियम हो सकता है और ये एट डिस्काउंट हो सकता है। एक कंपनी अपने डिबेंचर एट पार भी इशू कर सकती है, एक कंपनी अपने डिबेंचर एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है, एक कंपनी अपने डिबेंचर एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। तीन तरह से एक कंपनी अपने शेयर डिबेंचर जो है वो इशू कर सकती है। इसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ द इशू प्राइस। अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के इशू प्राइस के पेमेंट लाने की, तो भाई issue price may be payable either in lump sum or in installment at the different stages। मतलब कंपनी अपने डिबेंचर का इशू प्राइस लमसम में भी कॉल कर सकती है और कंपनी अपने डिबेंचर का इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में भी कॉल कर सकती है। मतलब कंपनी अपने डिबेंचर का इशू प्राइस एक बार में इकट्ठा मंगवा ले, या फिर कंपनी अपने डिबेंचर का जो इशू प्राइस है उसको कॉल कर ले इंस्टॉलमेंट में, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये देखिएगा, अगर कंपनी ऐसा करती है। उसके बाद लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर के केस में, ये देखिएगा यहां मैंने लिखा हुआ है डिबेंचर में अगर पार वैल्यू, डिबेंचर इशूड एट पार मैंने लिखा है, तो डिबेंचर इशूड एट पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर उसके फेस वैल्यू पर इशू करे तो उसे हम लोग बोलेंगे पार वैल्यू। एट पार कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किए हैं, ये हम लोग नाम देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या रहता है, डिबेंचर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब एंड व्हेन द डिबेंचर आर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफर। जितने डिबेंचर आप पब्लिक को करते हैं ऑफर, अगर उससे ज्यादा के लिए पब्लिक से आता है सब्सक्रिप्शन, तो उसे हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। एक आता है बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है डिबेंचर आर सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब्ड when the debenture are applied less than number of debenture offer। जितने डिबेंचर आप पब्लिक को ऑफर करते हैं उससे कम के लिए अगर पब्लिक से आता है सब्सक्रिप्शन, तो उसे हम लोग नाम देंगे बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन आता है तो उसे हम लोग नाम देंगे बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बात है जी। इसके अलावा नेचर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन का नेचर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट हु अप्लाइड फॉर द डिबेंचर। मतलब ये उन सब पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर खरीदने के लिए किया था अप्लाई, उनका नाम डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा। इसीलिए ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरी बात नेचर ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर मैं डिबेंचर अलॉटमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा डिबेंचर अलॉटमेंट भी पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या डिबेंचर्स अकाउंट ये सब क्या होंगे, ये सब पर्सनल अकाउंट होंगे। ये वाली बात आपको समझ के चलनी है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब अगर आपके पास एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ जाए तो आप उस एक्सेस अमाउंट का क्या करेंगे, ये बताओ। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर एक कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर द अबव दैट ड्यू फॉर अलॉटमेंट
शुड बी रिफंडेड टू द अलॉटी। मतलब ये कि एक्सेस अमाउंट जो होगा वो हम अलॉटी को रिफंड कर देंगे। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या? अगर आप एक्सेस अमाउंट आएगा तो अलॉटी को रिफंड करेंगे, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट को अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट कर पाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर। और इसमें लिखा गया एंट्री व्हेन द इशू प्राइस इज पेबल इन लमसम। क्या एंट्री बनेगी अगर इशू प्राइस आप लमसम मंगवा लें? मतलब अगर आपका 100 रुपए का डिबेंचर आप एक ही बार में पूरा 100 रुपए में इशू कर दें और इशू प्राइस पूरा आएगा, तब एंट्री क्या बनेगी? तो भाई उस सिचुएशन में आप एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन करेंगे जिसका नाम होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली बात आपको समझ के चलनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां एक वर्ड आता है बेटे रिडम्पशन। एक वर्ड मैंने यूज किया रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होगा? तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय रीपेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर। मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर को जो डिस्चार्ज करेंगे लायबिलिटी एक फिक्स अमाउंट के साथ, उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। उसे हम लोग नाम दे देने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिडम्पशन प्राइस क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो मैंने यहां लिखा डिबेंचर में बी रिडीम एट पार और एट प्रीमियम। आमतौर पर कंपनी अपने जो डिबेंचर्स हैं या तो एट पार रिडीम करेगी या तो कंपनी अपने डिबेंचर्स एट प्रीमियम रिडीम करेगी। ये वाली बात आप मानकर चलेगा। एक कंपनी अपने डिबेंचर या तो एट पार रिडीम करे या तो एट प्रीमियम रिडीम करे, ये वाली बात आप मानकर चलिए। इसके अलावा अगर बात करें अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा डिबेंचर्स के केस में, तो मैंने बोला द पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज बेसिकली सिमिलर ऑफ द वन ऑफ द इशू ऑफ शेयर। जैसे शेयर इशू की एंट्री होगी वैसे ही डिबेंचर इशू की एंट्री होगी। और डिफरेंस क्या है, बट ये ध्यान रखना है, जैसा शेयर इशू करने की एंट्री बनाकर चलते हैं वैसा ही आप डिबेंचर इशू की एंट्री बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या डिफरेंस आएगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, द टर्म डिबेंचर इज सब्स्टिट्यूट बाय द वर्ड शेयर। मतलब शेयर कैपिटल वाले केस में शेयर वर्ड आता है, लेकिन डिबेंचर्स वाले केस में डिबेंचर वर्ड आएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। शेयर कैपिटल वाले केस में शेयर वर्ड आएगा, लेकिन डिबेंचर वाले केस में डिबेंचर वर्ड आएगा। फिर लिखा गया द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स एट द टर्म डिबेंचर्स से 15% डिबेंचर। यानी कि जब आप डिबेंचर का रेट लिखेंगे, डिबेंचर्स का नाम लिखेंगे, उसके आगे एक रेट हम प्रीफिक्स करेंगे। जो रेट होगा प्रीफिक्स, उसे हमें परसेंटेज में डिनोट करना होता है। ये जो प्रीफिक्स होगा रेट, ये डिफाइन करेगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द डिबेंचर होल्डर को। मतलब जितना रेट हमें डिबेंचर होल्डर को एज अ इंटरेस्ट देना है, ये उस बात को डिफाइन करेगा। और तीसरी बात, द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड। मतलब ये कि जो डिबेंचर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान में रख के हमें चलना पड़ेगा अकाउंटिंग करते टाइम, कि भाई इशू किस प्राइस पर किया गया, रिडम्पशन किस प्राइस पर करना है। ये सब बातों का ध्यान रख के हमें चलना पड़ेगा। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहां देखिएगा एक कंपनी जब अपने डिबेंचर्स इशू करती है तो डिफरेंट केस हमारे सामने आ सकते हैं। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट को लेकर के डिफरेंट केस हमारे पास आ सकते हैं, इशू करने को लेकर और रिडम्पशन करने को लेकर। वो सारी बातें मैं आपको बताकर चलूंगा कि इशू करने को लेकर के क्या एंट्री बनाएंगे और रिडम्पशन करने को लेकर के क्या एंट्री बनाएंगे। वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा बेटा। यहां देखिएगा, अगर मैं आपको बता दूं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ इशू करने को लेकर के क्या एंट्रीज बनेंगी, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ।
इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ क्या एंट्रीज बनेंगी, सब बातें मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप एक काम करिए, अपनी नोटबुक में आप मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करिए। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अगर आप डिबेंचर्स को कैश में इशू करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये हमें देखना है। तो भाई प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इसमें दो बातें आ सकती हैं, तीन बातें आ सकती, पहले तो दो बातें आएंगी। ऐसा लिखेगा, फॉर कैश मत लिखो, ऐसा लिखो प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखो। और इसमें दो बातें अपन लोग लिखते हैं, लिखेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आप डिबेंचर्स को कैश में इशू कर सकते हैं, और इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स कैश में इशू करे तब एंट्रीज क्या बनेंगी, और अगर अदर देन कैश इशू करे तब एंट्रीज क्या बनेंगी, ये हमें देखना है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश और इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, अगर एंट्रीज बनाएंगे तो क्या एंट्रीज बनेंगी, ये हमें देखना है बेटा। अगर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश होगा, मैं ये भी बता दूं, अगर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश है तो यहां हम लोग लिखेंगे एट पार, हम लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं। अगर डिबेंचर हमने कैश में इशू किया, एट पार हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। अगर हम कैश में डिबेंचर इशू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। एट पार अगर करेंगे, यहां भी अदर देन कैश करेंगे तो भी एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, अदर देन कैश करेंगे तो भी एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट कर सकते हैं। तीन तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर जो है वो इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीन तरह से हम अपने डिबेंचर जो है बेटा वो इशू कर सकते हैं। ये वाली बात आप मेरे को बताओ। अब अगर मैं इनकी एंट्रीज बनाऊंगा, प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले टू इशू प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट, टू इशू प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट, आप लिख लें सब लोग, टू इशू प्रोस्पेक्टस इन मार्केट। आपको सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करने, टू इशू प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करना है। उसके बाद टू रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, टू रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। आपको क्या करना है, पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करनी है। अगर बेटे आप पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर नहीं आएगा, डिबेंचर आएगा बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, परसेंटेज लगा दिया मैंने साथ में, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा सबसे पहले डिबेंचर होल्डर से जो एप्लीकेशन अमाउंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और नंबर टू हम लोग बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नंबर टू हम लोग बनाएंगे
डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे बेटे। उसके बाद एप्लीकेशन आने के बाद टू रिसीव अलॉटमेंट, टू रिसीव अलॉटमेंट मनी, रिसीव अलॉटमेंट मनी। बेटे एप्लीकेशन के बाद एक टाइम आएगा जब हम लोग अलॉटमेंट की बात करेंगे, एप्लीकेशन के बाद टाइम आएगा जिसमें हम लोग अलॉटमेंट की बात करेंगे। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से बना देंगे। उसके बाद अगर कॉल की बात करें, यहां लिखा हुआ है टू रिसीव कॉल मनी, टू रिसीव कॉल मनी। बेटे कॉल मनी अगर रिसीव करेंगे, कॉल मनी रिसीव करने पर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब आप रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे अगर आपका फर्स्ट कॉल आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री बना देंगे। इसी तरह से सेकंड कॉल का जो अमाउंट है वो आप ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। सेकंड कॉल का जो अमाउंट है वो भी आप ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो एंट्रीज ऐसी बनेंगी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल वे से आपको जैसे शेयर इशू करने की एंट्री बनानी थी, सेम उसी तरह से डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी बना करके चलनी होती है अगर आप डिबेंचर को इशू करते हैं पब्लिक को, और वो भी कैश के लिए। ये देखिएगा, ये जो एंट्रीज मैंने आपको बनवाई अभी, यही मेरे मटेरियल में है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा अगर रिफंड करना है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रिफंड हो जाएगा। उसके बाद बेटे आप अमाउंट ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। एक्सेस अमाउंट अगर किसी डिबेंचर होल्डर का हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मिलता है और वो अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट में शिफ्ट करते हैं, तब ये एंट्री बनेगी बेटे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाती है। अच्छा, उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो हो गया अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने की एंट्री। रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। फर्स्ट कॉल बनाएंगे तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये वाली एंट्री मैंने बता दी। और बेटा इसी तरह से आप जो भी कॉल होगा इसी तरह से एंट्रीज आपको बना करके चलनी है बेटा। अब मैं आपको इन सब बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए
यहाँ मैंने लिखा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। अगर एक कंपनी अपने डिवेंचर एट पार इशू करती है तो कैसे उसकी बनेंगे एंट्रीज, ये मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अ कंपनी इशू 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एट ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, ₹25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस 25 ऑन फाइनल कॉल। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है बेटे। मैं मेरी बात को समझिएगा, 10,000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर का जो प्राइस है वो कितना है। जब हम लोग डिवेंचर 10,000 डिवेंचर 100 वाले हैं, ये देखिएगा इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। आपके मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास 10,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर का प्राइस है 100, तो ये हो गए बेटे ₹10 लाख, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिवेंचर आपको हमें इसमें लिखा गया। और ये 12% डिवेंचर है, एप्लीकेशन अमाउंट है 10, अलॉटमेंट है 40, ये 12% डिवेंचर्स हैं ऐसा हमें बोला गया। ये 12% डिवेंचर्स हैं ऐसा हमें बोला गया। एप्लीकेशन अमाउंट है 10, ये आ गया। अलॉटमेंट अमाउंट है 40, ये आ गया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितना कितना अमाउंट है ये देख लो। फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 25, फाइनल कॉल का अमाउंट है 25, ये आ गया। टोटल अमाउंट हमारा है जी 100, ये अमाउंट आ गया। और इसने बोला टाइमली सारा पेमेंट हमें रिसीव भी हो रहा है। अब कैसे एंट्री बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन नहीं लिखूंगा, वो आप नोट करते चलिएगा। मैं एंट्री बना रहा हूँ सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले मैं एंट्री बनाऊंगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 10 रुपए पर डिबेंचर आ रहे हैं और हमारे पास 10,000 डिबेंचर हैं, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए मेरे पास एप्लीकेशन के नाम पर आ गया। 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के नाम पर आ गया। उसके बाद नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे बेटे, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ जाएगा। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये अमाउंट आ गया बेटे 1 लाख रुपए का। एप्लीकेशन का अमाउंट चला गया डिबेंचर्स अकाउंट में 1 लाख रुपए का। चलो नंबर 3 अगर मैं बात करूं, नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा गया 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर 40 रुपए आपका आएगा, तो 10,000 पर ये अमाउंट आ गया बेटा 4 लाख। ये अमाउंट आ गया 4 लाख। अमाउंट जब आप रिसीव करेंगे ना बेटे, एंट्री क्या बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर 4 लाख का अमाउंट हमें ये रिसीव हो गया। अलॉटमेंट के नाम पर ये 4 लाख का अमाउंट हमें रिसीव हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 25 है, एंट्री बना दूंगा 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है 25। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट 25 के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता हूं तो ये बनेगा 2.5 लाख रुपए का अमाउंट बेटा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट बनाएंगे 2.5 लाख रुपए। अगर आप रिसीव करेंगे ना तो एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का आपका ये 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है बेटे ये रिसीव हो गया।
फर्स्ट कॉल का 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये रिसीव हो गया। इसी तरह से सेकंड कॉल की अगर मैं बात करूं 25 के अकॉर्डिंग सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, तो ये देखिएगा अगर हम लोग 25 के अकॉर्डिंग सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करते हैं या इसको फाइनल कॉल भी बोलेंगे, तो 12% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 2.5 लाख रुपए। ये अमाउंट आएगा 2.5 लाख रुपए। रिसीव करेंगे ना बेटे, तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनाएंगे? रिसीव करने की एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। 12% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे बेटा। फाइनल कॉल के ये 2.5 लाख रुपए ये भी हमें रिसीव हो जाएंगे। इस तरह से बेटे हम इसकी एंट्रीज बना सकते हैं। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बेटा एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जितना आपको मैंने कंसेप्ट बताया सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा के चलने की कोशिश की है। अब सब लोग फटाफट से मेरे को बताओ आप लोगों को इतना क्लियर है क्या? अगर आप लोगों को इतना क्लियर होगा तभी हम लोग इससे आगे की बात कर पाएंगे, ये बात आप मान के चलिए। इतना अगर आपको क्लियर होगा तभी हम उससे आगे की बात कर पाएंगे। फटाफट से आप मेरे को बता दो इतना अगर आपको क्लियर है तो, यस या नो। चलो बेटे मैं इसके आगे, आइए इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं आप लोगों के साथ इससे आगे डिस्कस करूं बेटे, तो इससे आगे की जो बात है ना बेटे, उसमें मैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हर तरह के क्वेश्चंस को बताने की आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। हर तरह का पॉइंट मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अब फटाफट से ये वाला क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो आप इसको पैक कर लें और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा आपके साथ यहां से आपका जो ये क्वेश्चन था ये मैंने अभी करवाया। ये मेरे मटेरियल में पूरा का पूरा क्वेश्चन बना कर दिया गया, एंट्री टू एंट्री ये हमने बना करके दिया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करती है तब एंट्री कैसे बनाएंगे? तो मैंने लिखा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड at more than the face value they are said to be issued at premium. For example, if debenture of rupee 100 is issued at rupee 110, एक 100 रुपए का डिबेंचर अगर 110 में इशू किया गया तो इसमें से जो ये 10 रुपए है ये प्रीमियम है, विच इज गेन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए गेन है। अच्छा, द प्रीमियम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। इसे रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं मानना है बिकॉज ये इनकम नेचर का नहीं है बेटा, और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से भी नहीं आया है। ये कैपिटल प्रॉफिट होगा एंड इट शुड बी देयर फॉर यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, और इसका यूज कैपिटल लॉस को बियर करने के लिए किया जाएगा। एंड सच अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ। मतलब ये कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आपके पास आएगा बेटे उसको राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, पेटेंट्स, इन सब का अमाउंट राइट ऑफ करने के लिए हम लोग जो है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने वाले हैं। बेटे अगर मैं इसकी एंट्रीज आपको बताऊं कि एंट्रीज क्या बनेंगी, तो भाई इसकी एंट्रीज मैं आपके साथ बताने वाला हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब भी आपका प्रीमियम का अमाउंट आना होगा, मान लो अलॉटमेंट के साथ आना है, तो एंट्री बना देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर्स का जो अलॉटमेंट अमाउंट आना है एंट्री बना देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे बेटे। और एक बात और समझिएगा, while receiving debenture application money, securities premium account will neither debited nor credited।
ओनली ऑर्डिनरी प्रीमियम इज कॉल्ड व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट इज मेड ड्यू। जनरली हम लोग अब अलॉटमेंट का अमाउंट जो है उसके साथ प्रीमियम का अमाउंट कॉल करते हैं। हाँ, अगर इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव विद एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम आ जाए, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड while transferring the debenture application money to the debenture account। मतलब अगर एप्लीकेशन के साथ ही अमाउंट आ गया तो पहली एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम लोग बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। ये लिखा गया इन द केस प्रीमियम इज कॉल्ड with calls and it is credited with the calls are made due। अगर प्रीमियम का पैसा कॉल्स पर आना है तो जब कॉल्स का पैसा ड्यू करेंगे तभी हम प्रीमियम की एंट्री बना देंगे। क्या मतलब है प्रीमियम की एंट्री बनाने का, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ मेरे नोट्स में मटेरियल में दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं। लिखा गया XYZ लिमिटेड कंपनी issue 10,000 10% debenture of 100 each at a premium of ₹5 payable as follow। एक कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले, तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले हैं तो कितने के हो गए, 10 लाख के, और उनको एक डिबेंचर को 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया। मैं क्या करता हूं, ये देखो 10,000 है 100 वाले, मैं आपको यहां लिख रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। 10,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपए, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 10 लाख रुपए, सही है। और एक डिबेंचर को 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया, तो 5 रुपए प्रीमियम का मतलब 50,000 प्रीमियम। अगर आप वैल्यू निकाल लें तो 10,50,000, 10,50,000 ये अमाउंट आपके पास आएगा। आपको ये बोला गया एप्लीकेशन अमाउंट है 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट अमाउंट है 65। ये लीजिए, एप्लीकेशन के नाम पर हैं 40 रुपए और अलॉटमेंट के नाम पर हैं 65, और यहां आपको लिखा गया कि जो एप्लीकेशन है प्रीमियम उसी के साथ है, यानी कि मैं ये कह देता हूं यहां एप्लीकेशन के साथ ही अगर प्रीमियम का अमाउंट है तो 35 प्लस 5 कुल मिलाकर आ जाएगा बेटे 105। ये एंट्री ऐसे बनाऊंगा। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या। अब बेटे अगर इसको ट्रीट करेंगे ऐसे तो आप ये देखो, यहां से मैं एंट्री बना रहा हूं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 40 रुपए के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये आएगा। 40 रुपए के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए का अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 2 में क्या बनाऊंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप मेरी बात को समझिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग लेकर जाएंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बनाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेटे आप क्या करेंगे, इसमें से 3,50,000 ये तो गया डिबेंचर्स में और 50,000 गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ये एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री बना दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाली एंट्री आप बना दें। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या। चलो, इसके बाद अगर मैं अमाउंट ड्यू करता हूं अलॉटमेंट का, एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट है बेटा 65, तो अलॉटमेंट के नाम पर ये आ जाएगा 6,50,000। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 6,50,000। रिसीव करेंगे ना बेटे, तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट आपको बेटे इंक्लूडिंग ऑफ अमाउंट टोटल अलॉटमेंट जो है भी वो रिसीव हो जाएगा। ये सारी एंट्री बना दी मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर। और फिर मैं बता दूं यहाँ एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रीमियम का अमाउंट आ गया था, इसलिए अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की कोई एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात अगर आपको क्लियर है तो। चलिए, अगर डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया गया, एंट्री क्या बनेगी ये मैंने आपको बता दिया बेटे। इतनी वर्किंग करने के बाद आप देखिएगा जरा, ये मैंने डिवेंचर की एंट्री बना दी इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अगर एक कंपनी अपने डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करती है तो एंट्री कैसे बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां लिखा गया व्हेन द कंपनी इशू डिवेंचर्स एट अ प्राइस which is less than their face value and the nominal value of debenture are said to be issued at discount. There are restrictions of Companies Act regarding the maximum limit of discount on debenture as the case of shares. आपको मैं बता दूं, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करना चाहे तो कर सकती है, ओन नहीं आएगा। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, ओन नहीं है ये, नो आएगा बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि शेयर्स के केस में डिस्काउंट पर इशू करने की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन डिबेंचर के केस में डिस्काउंट पर इशू करने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भाई मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जेड लिमिटेड इशू 7500 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल। एक कंपनी ने 7500 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, ₹30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, 7500 100 रुपए वाले हैं, 10% डिस्काउंट पर कर रहा हूं। ये लीजिए, अगर हम लोग इसकी बात करें, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। 7500 है और 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 7500 100 रुपीज ईच वाले हैं, ये लीजिए 7500 इंटू 100 रुपीज ईच, ये आ गए बेटे 7,50,000 के। और एक डिवेंचर के ऊपर हमने 10% डिस्काउंट दिया, तो 75,000 हमने दे दिया डिस्काउंट, तो ये वैल्यू आ गई 6,75,000। ये अमाउंट हमारे पास आना चाहिए, 6,75,000 ये अमाउंट हमारे पास आना चाहिए। और हमें ये बोला गया एप्लीकेशन पर है 20, अलॉटमेंट पर है 40, फर्स्ट कॉल पर है 30। एप्लीकेशन पर है 20, अलॉटमेंट पर है 40 और फर्स्ट कॉल पर है 30। ये अमाउंट आ गया बेटे 90 रुपए। यहां मैं बात करूंगा 50 माइनस 10 की। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि डिस्काउंट कहां है, तो हम लोग डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे बेटे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। तो भाई यहां मेरे पास क्या है कि कंपनी ने, यहां मेरे पास एप्लीकेशन जो आई 10,500 डिबेंचर की एप्लीकेशन आ गई, मेरे पास ओवर एप्लीकेशन आ गई। मैं एक काम कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं मेरे पास 10,500 टोटल एप्लीकेशन जो है वो आ गई। क्या लिखा गया, ये बोलता है एप्लीकेशन फॉर 6750 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। 6750 जो डिबेंचर थे
उनको फुल एक्सेप्ट किया गया। 6750 डिबेंचर को फुल पेमेंट कर दिया गया, दैट मीन 6750 ये पेमेंट हमने कर दिया। फिर ये कहता है जी, ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ 1500 डिबेंचर अलॉटेड 750 डिबेंचर। ये बोलता है 1500 ऐसे डिबेंचर हैं जिनको 750 डिबेंचर इशू किए गए प्रोराटा बेसिस पर। और फिर तीसरी लाइन में कहता है एंड रिमेनिंग को हमने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट। रिमेनिंग को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो एक बात सुनिए, 10,500 टोटल है, -6750 -1500, तो बच गए मेरे पास 2250 जिनको देने के लिए मेरे पास कोई भी डिवेंचर नहीं था। ये वाली एंट्री मैंने बना दी बेटे। अब अगर मैं इसकी एंट्री बनाकर चलूंगा तो आप मेरी बात को समझिएगा। पहली एंट्री में बनाता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री में बनाता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 10,500 इंटू 20, 2,10,000 ये अमाउंट मेरे पास आ गया। 2,10,000 ये अमाउंट मेरे पास आ गया। सेकेंड एंट्री क्या बना देंगे, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,10,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये अमाउंट आएगा बेटा 7,500 इंटू 20, 1,50,000। अब 1,50,000 क्योंकि मेरे को तो 7,500 के पैसे चाहिए थे, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं इनके नहीं आए, नील हो गया। एक्स्ट्रा पैसे इनके 750 डिबेंचर के 20 रुपए के अकॉर्डिंग 15,000 रुपए तो इनके एडवांस आ गए। और 2250 इंटू 20, 2250 इंटू 20, 2250 इंटू 20, 45,000 इनके एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 क्या लिखेंगे, 2 जो नील वाले हैं उनके तो 2 बैंक अकाउंट, पैसे रिफंड कर दो 4,500 रुपए। और जो प्रोराटा वाले हैं उनके 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, उनके पैसे जाने दो अलॉटमेंट में 15,000 रुपए। ये देखो आप, ये एंट्री ऐसे बनाऊंगा, आप मेरे को बताओ क्लियर है क्या। तो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री बन गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री मैंने बना दी, सही बात है। अभी आप पूरी बात सुनो। उसके बाद मैं अमाउंट ड्यू करूंगा अलॉटमेंट का। ये देखो, मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट है साथ में, डिस्काउंट को भी डेबिट कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री बना देंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। आप ये देखिएगा 40 रुपए के अकॉर्डिंग, आप ये देखो 7,500 इंटू 40, 7,500 इंटू 40, 3 लाख रुपए तो बेटे अलॉटमेंट के डेबिट हो जाएंगे। और 10 रुपए पर डिबेंचर ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट का टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री आ गई, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री आ गई। रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का जो अमाउंट है 3 लाख रुपए का ये अमाउंट है, ये बेटे आपको रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख में से एडवांस जो आ रखे हैं वो नहीं आएंगे ना, 3 लाख रुपए आने थे,
बट 3 लाख में से जो 15,000 रुपये एडवांस आ रखे हैं वो छोड़ दो, डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। 3 लाख में से 15,000 वो भी छोड़ दो, तो नेट अमाउंट 2,85,000 ये अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। 285 ये अमाउंट आपका रिसीव हो जाएगा। उसके बाद बेटे अगर आप बात करेंगे फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारे पास 30 के अकॉर्डिंग फिर हम ड्यू करेंगे। ये लीजिए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आएगा बेटे, आप देखिएगा 30 के अकॉर्डिंग, 30 के अकॉर्डिंग 7500 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 30 इंटू 7500 तो ये वैल्यू आएगी बेटे 2,25,000। ये अमाउंट ड्यू कर दिया फर्स्ट कॉल का। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये अमाउंट पूरा आपको रिसीव हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया बेटे। इस तरह से आपका बेटे फर्स्ट कॉल का जो ये अमाउंट है ये भी आपका रिसीव हो जाना है। बेटे अभी तक जो मैंने आपको करवाया, डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, ये 3 तरह से मैंने डिबेंचर्स की एंट्रीज आपको करवा दी। अभी आप मेरी बात को समझ के चलो बेटे। ये देखिएगा, मैं आपको बताऊं, यहां देखिएगा ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, यहां से जब मैंने आज आपके साथ स्टार्ट किया ना, देखो ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, इशू ऑफ डिबेंचर में मीनिंग आपको मैंने बता दिया, मीनिंग के बाद मैंने डेफिनेशन बताया, नेचर बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस मैंने आपको बताया। ये आने के बाद शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस आने के बाद मैंने आपको काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के जितने भी टाइप्स हैं ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। काइंड्स ऑफ डिबेंचर पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया। मैंने आपको जो काइंड्स ऑफ डिबेंचर है उनके डिफरेंस भी मैंने मटेरियल में रखे हैं, ये मैंने सब आपको बताए बेटे। इसके बाद डिबेंचर को अगर कैश में इशू कंपनी करती है तो किन बातों का ध्यान आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर मैं बेसिक वर्ड्स जो आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर करने में, वो सारे बेसिक वर्ड्स के बारे में उनका मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर का प्रोसेस क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, ये सब मैंने आपको बताया। जर्नल एंट्रीज बताने के बाद इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ये सब मैंने आपको करवाया, ये सब मैंने आपको करवा दिया बेटे। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सब मैंने आपको करवाया। ये सब एंट्रीज करवाने के बाद अब नेक्स्ट क्लास जो मैं करूंगा उसमें बेटे इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, हर एक पॉइंट मैं आपके साथ वहां करने वाला हूं डिस्कस। तो आज की क्लास में मैं इतना ही करवा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं हम लोग पढ़ रहे हैं अनअकैडमी के हमारे लर्निंग ऐप पर, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। मैं आपको बता दूं बेटे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं बहुत सारी वीडियोस, और मैं आपके लिए लेकर आता हूं डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स। तो भाई अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो सबसे पहली बात, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए गए वीडियोस को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमारे कमेंट्स आप ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, वो अगर आप लेते हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है SP तिलक, SPTILAK। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मेरी तरफ से
जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसमें मिलता है 10% डिस्काउंट। तो आप बने रहें हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। और मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है जो आप सब बच्चों की हेल्प करता है हर एक लेवल पर। बहुत सारे एजुकेटर हम लोग यहाँ आपकी हेल्प के लिए बने रहेंगे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।